अस्सलाम वालेकुम बेटा। लास्ट क्लास में जो है हम यहाँ पे लीव किया था, छोड़ा था, और अब जो है इस क्वेश्चन दिया था जो मैथ्स की बैकग्राउंड के ऊपर है और आपसे कहा था करने को। तो अब जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। तो ये कह रहा है कि बोरोन जो है इसके दो आइसोटोप्स हैं, एक B10 है एक B11 है, जबकि इसका AR जो है दैट इज 10.8। रिड्यूस द परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोप। नाउ द क्वेश्चन इज रिवर्ट। पहले परसेंटेज बताता था, आपसे पूछता था आप AR निकाल दें। अब आपको जो है वो परसेंटेज जो है वो आपसे पूछ रहा है। और हम सबसे पहले इसका फार्मूला लिखते हैं। तो इसका जो फार्मूला था वो ये था कि AR इज इक्वल टू आइसोटोप A इनटू इट्स परसेंटेज, फिर था प्लस आइसोटोप B इनटू इट्स परसेंटेज, एंड डिवाइड कर देंगे। परसेंटेज का सम कितना होता है 100। अगर इस क्वेश्चन पे इसको अप्लाई करते हैं तो हमारे पास उसने AR बता दिया है दैट इज 10.8। आइसोटोप A जो था उसका मास था 10, जबकि आइसोटोप B जो था उसका मास था 11। और डिवाइड किससे करना है आपको 100 से, क्योंकि परसेंटेज में बातें कर रहा है। अब आपके पास दो चीजें हैं जो अननोन है, ना तो आपको इसकी परसेंटेज पता है ना आपको इसकी परसेंटेज पता है। ये दोनों चीजें आपके पास अननोन है। तो आप एक को x और दूसरे को y कर देंगे तो ये तो कभी सॉल्व नहीं होगा। दो वेरिएबल तो कभी सॉल्व नहीं होते। तो परसेंटेज देखिए, अगर क्लास में आ, हम कहते हैं कि चेयर्स जो है वो लेफ्ट वाली भी है, लेफ्ट हैंड वाली भी है, राइट हैंड वाली भी है। अगर आपके पास टोटल चेयर्स जो है लेट से 100 है, और उसमें से मैं कहता हूँ, बल्कि परसेंटेज बात करते हैं, हम कहते हैं कि 30% जो है वो लेफ्ट हैंड वाली है, तो राइट हैंड वाली कितनी है? तो आप बताएंगे आराम से कि अगर 30 वो है तो 70 होंगी। फिर मैं आपसे कहता हूँ कि अगर जो है अच्छे बच्चे क्लास में वो 90% है, तो गंदे बच्चे कितने हुए? तो आप बताएंगे कि वो तो 10% हुए। आप क्या कर रहे हैं? एक्चुअली माइनस कर रहे हैं। तो आपके पास जब दो पैरामीटर्स नहीं है तो आपको करना ये है कि इसकी परसेंटेज को x एज्यूम कर लिया, लेट से किसी एक की, इसको x एज्यूम कर लिया, तो इसको आप करेंगे 100 माइनस x एज्यूम करेंगे। ये बात समझ आ रही सबको? क्योंकि जब मैंने आपसे कहा कि 30%, तो आपने उसका जवाब दिया कि नहीं 70% वो बच जाएगा दूसरा। मैंने कहा 90%, तो आपने कहा कि 10%। इसका मतलब आप कर क्या रहे हैं? आप जो है 100 माइनस करके आंसर दे रहे हैं, क्योंकि परसेंटेजेस जो है वो मिला के 100 ही बन रही होती है। इस बेस के ऊपर अगर आपने इसकी परसेंटेज जो है वो x कर दी है, तो दूसरी की परसेंटेज कर देंगे आप 100 माइनस एक्स। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। और आपने x की वैल्यू नहीं निकालनी, बल्कि आपको दोनों आइसोटोप्स की परसेंटेज जो है बताना है। तो यहाँ पर आपके पास ये हो जाएगा 1080, 100 से मल्टीप्लाई होके, मतलब मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसमें, तो ये हो जाएगा। इस तरीके से यू कैन ऑल्सो सॉल्व, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। और यहाँ से बन जाएगा आपके पास 10x, तो उधर से आपके पास बन जाएगा 1100 माइनस 11x। अब आपके पास बच जाएगा ये 1100, वहाँ चला जाएगा तो बचेगा आपके पास 1080 माइनस 1100, जबकि यहाँ पे बच जाएगा माइनस x। और फिर उस तरफ आपके पास आंसर आ जाएगा -20 एंड माइनस x। और इसको अगर आप सॉल्व कर लें तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास आ गया एक आइसोटोप जो है, तो आपने जिसको एज्यूम किया था, आपने कहा कि B10 वाला जो है उसकी परसेंटेज आ गई 20%, और B11 वाले की परसेंटेज हो जाएगी फिर 80%। ठीक है जी, इस तरीके से। इसके बाद इस तरीके से ये सेकंड क्वेश्चन है इसका। इसमें अब जो है आपको कुछ और डेटा दिया आपको, और आपसे कह रहा है कि यार फिर बता दिया उसने एक आइसोटोप, दूसरा आइसोटोप, तीन आइसोटोप है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं कैम्ब्रिज में, ये उसमें IB में तो आ चुका है, यहाँ पे नहीं आया। तो हो सकता है कि आपके साल में आ जाए। तो अगर आता है तो आपको ये एज होगा, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, फिर आप जो है उससे ट्राई कीजिएगा इसको। तो फार्मूला में अगर प्लग इन करते हैं तो आपके पास AR जो है दैट इज 28.23। आइसोटोप आपके पास तीन है, देखें 28, 29, 30। तीन है तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि 28 वाला है, 29 वाला है और 30 वाला। अब इनकी परसेंटेजेस का मामला, और फिर सबका एडिशन, और फिर डिवाइड बाय क्या करना है आपको 100। तो अब जो है उसने कहा है कि इफ, ये आपको पढ़ाते हैं कि क्या लिखा है उसने
उसने लिखा इफ द परसेंटेज ऑफ हैवियर आइसोटोप इज 3%, तो इनमें से हैवियर कौन सा बन रहा है सबसे, दैट इज 30 वाला। इसकी परसेंटेज उसने बता दिया आपको, तो आपने उठा के लिख दी इसकी परसेंटेज कितनी होगी, 3%। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ टू आइसोटोप्स। आप देखिए इन सबको मिला के, मतलब आप इसका जो आंसर होगा, जो इसका आंसर होगा, सबको मिला के कितना बनेगा आपके पास, 100 बनेगा। 3 तो हो गया आपके पास, कितना रह गया, 97 रह गया। ठीक, तो अगर मैं इसको x कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 97 माइनस एक्स, तो आपके पास आ जाएगा टोटल। ठीक, तो आपके पास इस तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। ये यहाँ पे केमिस्ट्री के साथ थोड़ी सी मैथ्स थी, तो इसको जो है आप कर सकते हो। तो आप जो है इसको खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा एक दफ़ा, और जहाँ पे मतलब आज नहीं तो 2 दिन बाद अटेम्प्ट कीजिएगा, और फिर जहाँ पे स्टक हो जाए फिर आप यहाँ से वीडियो को देख लीजिएगा, तो हम उससे नेक्स्ट क्लास में दोबारा पूछ सकते हैं। इसके बाद बेटा हमारे पास एक डिवाइस है जो हमें बताती है कि किसी एलिमेंट के कितने आइसोटोप्स हैं और उनकी परसेंटेजेस क्या है, 2 चीज़ें बताती है। तो अगर हमें आइसोटोप का तो पता चल जाए, उनकी परसेंटेज पता चल जाएगी, तो तीसरा काम हम करने की वजह से हम निकाल सकते हैं उसका रिलेटिव एटॉमिक मास करेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये किस तरीके से काम करता है मास स्पेक्ट्रोमीटर, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ये जो है एक स्पेशल डिवाइस है, एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ आइसोटोप्स, एंड सेकंड जो है उनकी परसेंटेज के लिए भी काम करते हैं। तो इसकी वर्किंग जो है हमारे पास सिलेबस में नहीं है, A2 में आएगी ये डिटेल में। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझाने के लिए जो है मैं बता देता हूँ, क्योंकि हमसे एटम्स के बारे में सिलेबस का पार्ट है, लेकिन मॉलिक्यूल्स पूछे जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, एलाबोरेट करते हैं इसको। तो यहाँ पे न्यू पेज इंसर्ट कर लेते हैं। तो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम जो है वो है मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर की एप्लीकेशन जो है हमारे पास एएस लेवल में एक दो ही है। नंबर 1, ये यूज किया जाता है डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स, कि आइसोटोप्स किसी एलिमेंट के कितने हैं ऑफ एन एलिमेंट। एंड दूसरी जो चीज़ है, परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोप की पता चलती है इससे। अगर ये 2 चीज़ें आपको पता चल जाती हैं, तो फिर इन 2 चीज़ों से आप क्या निकाल सकते हैं, आप इसे निकाल सकते हैं एक्यूरेट AR। एक्यूरेट AR ऑफ एन एलिमेंट आप निकाल सकते हैं, उसका एवरेज निकाल सकते हैं। इसके 5 मेन फीचर्स हैं, तो हम एक एक को थोड़ा सा एलाबोरेट कर देते हैं और कोशिश करेंगे आपको इंशाल्लाह समझ आ जाए। इसमें होता ही है कि सबसे पहले यहाँ पर एक चैम्बर बना होता है, और इस चैम्बर में हम जो है एक सिरिंज से सैंपल को इंजेक्ट करते हैं। और ये सैंपल जो है आज आप एज्यूम करने के लिए दिस इज क्लोरीन। फिर जो है ये खुद जो है एक ओवन होता है। तो अगर आपके पास जैसे आज क्लोरीन तो एक गैस है, क्लोरीन तो एक गैस है, तो ये तो ऑलरेडी गैस थी, लेकिन सोडियम तो गैस नहीं होगा, ब्रोमीन तो गैस नहीं होगा। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, जैसे इसमें सैंपल को इंजेक्ट करते हैं, तो ये ओवन जो है इसको वेपराइज कर देता है, और यहाँ पर आपके पास पार्टिकल बन जाते हैं, क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। फिर जो इसका नेक्स्ट पार्ट आता है, नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर इसको कनेक्ट किया होता है एक दूसरे चैम्बर से,
यहाँ पर जो है एक सेप्टम लगा होता है जो इसको सेपरेट किया होता है। तो इसमें इस जगह पे वैक्यूम पंप लगाते हैं ताकि इसका प्रेशर जो है इस ट्यूब का रिड्यूस कर दिया जाए। तो यहाँ पर जो चीज़ें लगी होती हैं, एक तो ये है कि यहाँ पर एक मेटालिक स्ट्रिप लगी होती है जिसके अंदर यहाँ पर एक होल होता है और इसके ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, और इस तरीके से यहाँ पर एक स्ट्रिप लगी होती है जिसमें एक होल होता है और फिर चार्ज होता है नेगेटिव। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक प्लेट्स हैं। फिर जो है इसमें यहाँ पर दो फिलामेंट लगे होते हैं और ये जो है आपके पास नेगेटिव प्लेट होती है जबकि ये वाली जो है पॉजिटिव प्लेट होती है। यहाँ से आपने एक्चुअली कर दिया था, प्रेशर रिड्यूस कर दिया था वैक्यूम पंप से। और क्लोरीन के जैसे ही पार्टिकल इसमें पहुंचेंगे तो वो इधर से जैसे आप सेपरेट करेंगे, प्रेशर कम था तो इधर पार्टिकल आ जाएंगे। अब इधर वोल्टेज बहुत कम ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर हाई वोल्टेज होता है, हाई वोल्टेज या एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की तरफ ट्रेवल कर रहे होते हैं बड़ी स्पीड में। तो अब होता यह है कि अगर हम चाहते ही ऐसे थे कि इसमें से जैसे क्लोरीन का या सोडियम का या जो भी एटम गुजरेगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाए, उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाए। जैसे मेरे पास अगर मैं क्लोरीन की बात करता हूँ तो क्लोरीन का जो है मेरे पास ये हिसाब किताब होगा कि ये क्लोरीन हो गया, आपके पास इसके 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास, और ये दो हैं शेयर। अब जब इसके ऊपर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन गिरेगा जो आपके पास इस वोल्टेज से आ रहा था, ये आपके पास हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, और इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को इसके साथ से रिमूव कर देगा। तो ये जो चीज़ थी आपके पास ये कन्वर्ट हो जाएगी Cl इस फॉर्म में, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये हमारी हाई थी कि पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। अब कितना पॉजिटिव चार्ज आए, सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज आए, +1, इससे ज़्यादा ना आए। ठीक है, उसकी वजह है कि सबके ऊपर पार्टिकल पर जो चार्ज 1 होगा तो उनकी सॉर्टिंग जो है, उनकी मूवमेंट जो है वो हो जाएगी उनके मास के मुताबिक। तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा नीचे स्ट्रेच कर देते हैं तो ये ऐसा हो गया। अब जो है यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पे कुछ पार्टिकल बन गए। कौन से बन गए, Cl2 पॉजिटिव वाले पार्टिकल। अब ये इस चैम्बर में जब घूम रहे हैं, कुछ यहाँ पर भी होंगे, मतलब इसमें से जब यहाँ पे रैंडम मूवमेंट हो रही होगी इनकी, इन पार्टिकल्स की जब रैंडम मूवमेंट हो रही होगी और ये इस रेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में से गुजरेंगे तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस प्लेट से रिपल्जन मिलेगी, इस प्लेट से रिपल्जन मिलेगी इन पॉजिटिव पार्टिकल्स को, जबकि इस प्लेट की तरफ अट्रैक्शन मिलेगी। और क्योंकि इसमें स्लिट लगाई है और बहुत सारा इसका जो एरिया है वो जो है आपको पता है पैक चल रहा है इसका, तो पैक एरिया है तो इस जगह पे पार्टिकल गुजर नहीं सकते। तो ये पार्टिकल कुछ टाइम के लिए इसी चैम्बर के अंदर, इसी एरिया के अंदर रहते हैं और आपस में टकराते हैं। जब टकराएंगे ये पार्टिकल्स तो इस टकराने से ये मॉलिक्यूल टूट भी सकता है, सही भी रह सकता है, टूट भी सकता है। अगर ये पार्टिकल यहाँ से टूट जाए तो आपके पास फाइनली बन जाएगा, ये बन जाएगा, देखिए आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन के साथ एक एटम बन जाएगा, जबकि वहां से आपके पास बन जाएगा, इसके पास आपके 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ये आपके पास बन जाएगा 13। तो आपके पास जब यहाँ से पार्टिकल गुजरेंगे इस प्लेट में से, तो इन पार्टिकल्स में हमारे पास दो तरह के होंगे, या तो ये होगा जो नहीं टूटा, ये भी पॉसिबिलिटी है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास इसमें ये वाला पार्टिकल भी है, टूट जाए।
मतलब वो एटम वाले भी होंगे, लेकिन हम सिर्फ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे फोकस कर रहे हैं। इसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ से इसको एक कर्व पाथ दे देते हैं, ऐसे टर्न देते हैं, और इस जगह पे हम अप्लाई कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इस रीजन पे हम एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, जिसको मैं बी लिख रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैग्नेटिक। अब इसमें हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल नीचे हमने लगाया होता है एक डिटेक्टर। ठीक है, इस डिटेक्टर में हमारे पास मास के हिसाब से सॉर्टिंग होती है। मतलब यहाँ पर हमने जो है लिखा हुआ मास नंबर 1, फिर 2, तो इस तरीके से गिनती चल रही होती है। इस गिनती को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया यहाँ पर 34, 35, 36, 37, 38, 39 एंड 40। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे, और ये है क्या चीज़, ये एक्चुअली एक कैथोड है, मतलब नेगेटिव प्लेट है, और इस पर छोटे छोटे जो है ये हमारे पास नेगेटिव हमें एक यहाँ पे प्लेट्स छोटी छोटी सी लगाई हुई है। अब इसमें जो है हमारे पास जो पार्टिकल ऊपर से पॉजिटिव वाला आएगा वो इसके साथ जैसे ही टकराएगा तो एक करंट प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से हमें एक सिग्नल मिलेगा। हमारे पास एक वो लाइट ब्लिंक करेगी, हमें पता चल जाएगा कि कौन आया। अब इसमें देखिए हमारे पास यहाँ पे दो पार्टिकल्स होंगे, इसमें से मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ। इसमें दो पार्टिकल्स होंगे आपके पास, एक होगा Cl पॉजिटिव जिसका मास 35 आप जानते हैं, इसलिए मैंने एग्जाम्पल ये वाली उठाई है। जबकि दूसरा वाला पार्टिकल होगा आपके पास Cl पॉजिटिव एंड 37 वाला। अब देखिए हमने दोनों पे चार्ज कितना रखा, हमने इलेक्ट्रॉन निकलवाया, ये इतनी एनर्जी देंगे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकले। कोई भी एटम हो उसको एनर्जी ज्यादा या कम इतनी देंगे कि एक इलेक्ट्रॉन निकले। अब इसमें से दिस इज हैवियर, दिस वन इज हैवियर, तो ये जो हैवी है पार्टिकल इसकी डिफ्लेक्शन कम होगी, और इस तरीके से ये वाला पार्टिकल जो है वो लाइटर है। क्या बात है, निकल गए सारे के? हाँ हाँ, कर रहा है इसका तो सब जाएगा ये जैसी अवस्था ठीक। तो इसमें से ये वाला जो लाइटर पार्टिकल था ये जिस जगह भी जाके गिरेगा, ये पार्टिकल अगर इस जगह भी जाके गिरेगा तो 37 वाला जाके अपनी पोजीशन में जाके गिरेगा। इसका मतलब यहाँ पर आपके पास ये लाइट ब्लिंक करेगी और ये वाली लाइट ब्लिंक करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं। देखें जो मास होगा उसी जगह पे जाके जो है वो गिरेगा। चार्ज उनका जब है हमने फिक्स किया हुआ है, तो चार्ज पार्टिकल व्हेन रीच एट डिटेक्टर मतलब एट नेगेटिव प्लेट, तो दे कॉज द बल्ब टू लाइट अप, आप ऐसे समझ लें उसको। तो हमारे पास दो सिग्नल्स आ जाएंगे, एक 35 एक 37। इसका मतलब ये होगा क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, एक 35 वाला और एक 37 वाला। अगर लाइट 39 वाली भी ब्लिंक कर जाती है इसका मतलब तीन आइसोटोप थे। अगर ऐसा होता है कि सिर्फ 35 वाली लाइट ब्लिंक करती, इसका मतलब सिर्फ एक ही आइसोटोप था, तो जितने भी इसके आइसोटोप्स होंगे उतनी लाइट्स आपके पास ब्लिंक कर जाएंगी। ठीक, नंबर 1। नंबर 2, पता ये चला कि ये वाली लाइट जो है 3 टाइम्स ब्लिंक की है, ये लाइट 3 टाइम ब्लिंक की है, जबकि ये लाइट जो है सिर्फ एक दफा ब्लिंक की है। तो इसका मतलब ये होगा कि इनकी रेशियो के आगे हमारे पास 3:1 की। तो हमारे पास ये डिटेक्टर जो है कुछ इस तरीके का रीड आउट देगा कि 34, 35, 36, 37, 38, 39 एंड 40। तो पता ही चलेगा कि हमें एक हमारे पास जो है सिग्नल आया है, एक हमारे पास 35 का सिग्नल आया, ये 3 लाइनों की हाइट दे रहा हूँ इसको मैं, जबकि एक हमारे पास 37 का सिग्नल आया जिसको एक की मैं हाइट दे रहा हूँ। तो हमारे पास इस तरीके से दो, इसका मतलब यहाँ पर होता क्या है, वाई एक्सिस पे हमारे पास होता है चार्ज अपॉन मास नहीं होता बल्कि
चार्ज जब 1 ही होता है तो हमारे पास यहाँ पे रहता है मास अपॉन चार्ज। तो अपने मास के हिसाब से पार्टिकल की सॉर्टिंग हो जाती है। इसका मतलब कि दो पार्टिकल 35 37 होगा। तो यहाँ पर हमारे पास होती है अबंडेंस। ये अबंडेंस परसेंटेज में भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। मतलब यहाँ पे अगर लिखा है 1, फिर लिखा है 2, फिर लिखा है 3, तो आपके पास ऐसा आ जाएगा कि इसमें दो आइसोटोप्स हैं क्लोरीन के। इसका रिजल्ट मतलब ये बन गया आपके पास क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं। एक जो है उसका मास 35 है, एक का मास 37 है। और अगर अबंडेंस की बात करते हैं तो अबंडेंस की 3:1 है, जिसको आप मैथ की फॉर्म में किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इफ यू वांट टू मेक इट 100 तो आपके पास ये हो गया 3/4 इंटू 100 कर दें, जबकि इसको कर देंगे 1/1/4 इंटू 100, तो आपके पास ये बन जाएगा 75%, जबकि ये बन जाएगा 25%। तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। या किसी और रेशियो में अगर आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा एक ये रेशियो, या इस तरीके से। तो वाई एक्सिस पे कुछ भी हो सकता है, या इसको मैं किसी भी उसमें आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा। तो अब जो है ये मास स्पेक्ट्रोमीटर कुछ इस तरीके से काम करता है। तो मैंने क्लोरीन की एग्जांपल इसलिए चूज की थी कि क्लोरीन के आइसोटोप्स को आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं वो लेवल से। तो आपके पास इस तरीके से सिग्नल्स आते हैं और उसकी बेस के ऊपर हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और होगी, और वो ये है कि इसमें आपके पास ये जो क्लोरीन वाला पार्टिकल था ये भी आएगा ना, उसका भी सिग्नल तो आएगा आपके पास। ठीक है, तो इसका भी सिग्नल आएगा, ये जाके गिरेगा आपके पास। इसकी कितने पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी, तो इसको हम जरा दिखाते हैं आपको कि कितनी पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी इसमें टोटल। उसके लिए आपको दिखाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपने क्लोरीन को यूज किया था, तो क्लोरीन के दो पार्टिकल्स बनेंगे। या तो क्लोरीन जो है ऐसे सही सलामत पहुंच जाए चार्ज पार्टिकल वेक्टर पे, या फिर वो टूट जाए तो इस फॉर्म पे पहुंचे। अब कितने इसकी सिग्नल्स आएंगे वो देखते हैं। क्लोरीन अगर एटम है तो ये 35 पे आपके पास एक सिग्नल आ जाएगा। तो यहाँ पे मास अपॉन अगर चार्ज लिखा हो तो आपके पास एक सिग्नल आएगा 35 पे। जबकि इसका दूसरा आइसोटोप होता है 37, तो एक सिग्नल आपके पास आ जाएगा 37 पे। ठीक है, तो आपके पास इस पार्टिकल से दो सिग्नल्स आ जाएंगे, दो पीक्स आ जाएंगे आपके पास। उस तरफ चलते हैं तो उस तरफ हमारे पास कितनी पीक्स आ सकती हैं। नंबर 1 के क्लोरीन का मॉलिक्यूल है ये, और पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर। अब इसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये वाला भी एटम 35 वाला हो और ये वाला भी, तो आपके पास पीक एक्चुअली बन जाएगी 70 पे। इस तरीके से आपके पास अगर ये वाला 35 का हो और ये वाला जो है 37 का हो, तो आपके पास पीक आएगी 72 पे। प्रोबेबिलिटी का मतलब प्रोबेबिलिटी होता है। और अब जो है देखें, मैंने यहाँ पर अगर गौर से देखें तो पहले 35 को फिक्स किया, जबकि इन दोनों को चेंज किया। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए अब जो है मैं इस तरफ वाली साइड को, अब इसको 37 फिक्स कर रहा हूँ। तो एक पॉसिबिलिटी कि ये 35 वाला हो और एक पॉसिबिलिटी कि ये 37 वाला हो। तो प्रोबेबिलिटी में एक ऐसा होगा जिसके चांसेस डबल हो जाएंगे। इसका मास भी 72 आ जाएगा, जबकि इसका आएगा 74। अगर इसको मास स्पेक्ट्रोमीटर में प्लॉट करने की कोशिश करूँ तो हमारे पास जो आएगा रिजल्ट उसमें कुछ ये हालात होंगे कि हमारे पास एक पीक होगी 35, 36, 37, 38, और फिर जो है कुछ आगे जाके हमारे पास 70, 71, 72, 73 एंड 74। तो आपके पास जो पीक्स आएंगी वो ये पीक्स होंगी कि पहली पीक जो है आपके पास देखते जाइएगा 35 पे एक पीक आ रही है आपके पास। इसका मतलब ये हो गया कि 35 पे एक पीक आ गई। दूसरी पीक आपके पास आनी है 37 पे, एक आपके पास पीक आ गई 37 पे। तीसरी पीक आपके पास आनी है 70 पे। तो आपके पास जो है एक 70 पे पीक आ गई। फिर आपके पास एक पीक आनी है 72 पे, 72 पे। तो आपने लिख दिया कि भाई 72 पे एक पीक आ गई आपके पास।
इसके बाद वाली पीक जो है फिर 72 पे, मतलब 72 वाली पीक के चांसेस डबल हो गए, जिसकी वजह से इसकी हाइट जो है वो डबल हो जाएगी। इस तरीके से आपके पास लास्ट पीक जो आनी है दैट इज 74, और ये आपके पास आ गई 74। तो आपके पास टोटल 5 पीक्स आ रही हैं। अब इनकी रेशियो कैसी कैसी होती है, क्लोरीन की तो आपको पता है, तो इसकी रेशियो जो है आपके पास 3:1 की होती है, तो आपके पास इसकी पीक वैसी ही आएगी 3:1 की, मतलब ये ऐसे ही कुछ। ठीक है, कुछ ऐसा। तो अब जो है आपके पास इसमें ये बात पता चली कि ये वाली पीक्स हैं, इसमें जो रेशियो बनती है दैट इज 1:2:1 बनती है। ठीक है, इसकी डिटेल तो हम A2 में देखेंगे, अभी फिलहाल हमें पता होना चाहिए कितनी पीक्स आ रही है, और इन दोनों की जो है पता, वैसे पता है, कंफर्म है कि ये हिसाब किताब होगा। इसी बेस के ऊपर अगर मैं आपसे पूछूं 2 क्वेश्चन कि ब्रोमीन की कितनी वीक्स आएंगी, तो पहला क्वेश्चन ये है कि ब्रोमीन की कितनी वीक्स आएंगी। अगर मैं आपको बता दूं कि ब्रोमीन जो है इसको हम सेलेक्ट करें तो इसकी कितनी वीक्स आएंगी, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। नंबर 1, ब्रोमीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है 79 और एक होता है 81 परसेंटेज। इसकी भी 50% होती है और इसकी भी ऑलमोस्ट 50%। तो क्वेश्चन ये है कि अगर मैं ब्रोमीन को इंट्रोड्यूस करवाऊं मास स्पेक्ट्रोमीटर में, तो मेरे पास टोटल पीक्स कितनी आएंगी इसमें। तो आप इसके लिए वर्कआउट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कितनी पीक्स आती हैं। तो यहाँ पर आप जो है इसको स्पीड को पॉज भी कर सकते हैं, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद जो है क्रॉस चेक कर सकते हैं, खुद भी देख सकते हैं मैं इसको, ताकि यहाँ पे भी सॉल्व करवा रहा हूँ। तो ब्रोमीन की जिस तरीके से कोई भी मॉलिक्यूल दिया, आप इसकी 2 पॉसिबिलिटी बना लें कि नंबर 1 ये स्प्लिट हो जाए, टूट जाए मतलब, या फिर ये अनस्प्लिट हो डिटेक्टर पे पहुंचने से पहले। अनस्प्लिटेड का मतलब हो गया कि ये रह जाएगा ब्रोमीन और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जबकि ये बन जाएगा ब्रोमीन टूट के पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। इस बेस के ऊपर ब्रोमीन में एक होता है 79 वाला, जबकि एक हो जाएगा आपके पास 81 है। ये 2 पार्टिकल्स आएंगे आपके पास, तो 2 पीक्स आपके पास आएंगी। इनके मासेस जो बन रहे हैं, किस किस मास पे आएगी, ये आएगी 79 पे, जबकि ये आएगी 81 पे। और हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि मास अपॉन चार्ज की बात हो रही है, हमारे पास इस केस में 2 पीक्स आ रही हैं, एक 79 और एक 81 वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। इस तरीके से ऑन द अदर हैंड साइड एक पॉसिबिलिटी ये है कि ब्रोमीन का मॉलिक्यूल लिखा आपने, पॉजिटिव चार्ज लगा दें, फिर आप लिखें ब्रोमीन का मॉलिक्यूल और पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं। इस बार मैंने यहाँ पे लिखा 79, फिर लिख दिया 79, ये भी 79 और ये 81 कर दिया मैंने। तो इस तरीके से आपके पास 158 पे एक पीक आ जाएगी, दूसरी पीक आ जाएगी आपके पास 160। इस तरीके से अब जो है प्रोबेबिलिटी अगर निकाल रहे हैं, तो अब मैं इसमें प्रोबेबिलिटी के लिए ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बने थे, इसमें मैं इसको 81 फिक्स कर रहा हूँ। इसको मैंने लिख दिया 79, इसको लिख दिया मैंने 81। ये पीक अगेन 160 पे आएगी, जबकि ये आ जाएगी 162 पे। तो आपके पास जो पीक्स आएंगी दोबारा, वो एक आपके पास पीक हो जाएगी ये वाली, ये दोनों एक ही हैं, ठीक। तो आपके पास जो इसमें भी 5 पीक्स आ रही हैं आपके पास, 5 पीक्स। तो आपसे कहता है कि कौन कौन सी हैं, तो हमने कहा कि 5 पीक्स में एक होगी हमारे पास 79 वाली, एक होगी 81 वाली, एक होगी हमारे पास 158 वाली, फिर होगी 160 वाली, एंड फिर हो जाएगी 162 वाली। और इसके चांसेस डबल हैं, ठीक है, 162 के। तो हायर वाली जो है उसके चांसेस भी नहीं पता। तो क्वेश्चन जो है आपके पास कई तरीके से आ सकता है। क्वेश्चन जो है वो ये आ सकता है कि
ब्रोमीन की कितनी होगी, मैंने कहा 5, कह रहा है कि नहीं ब्रोमीन नहीं चाहिए, हमें चाहिए Br पॉजिटिव, तो मैंने कहा 2 पीक्स हो जाएंगी। बोला अच्छा ठीक है, Br2 पॉजिटिव की कितनी होगी, तो हमने कहा कि 3 पीक्स हो जाएंगे। तो ये सारे इसके आंसर्स लिखे हैं मैंने, ठीक है। तो हाउ मेनी पीक्स विल ऑब्टेन फ्रॉम दिस। इस तरीके से आपको जो एक काम करना है, आपको क्वेश्चन ये करना है, सॉल्व जो करना है, जो आपका होमवर्क है नेक्स्ट क्लास से पहले पहले, वो आपको ये करना है कि डिड्यूस नंबर ऑफ पीक्स if HCl is subjected to mass spectrometry। अगर HCl को हम मास स्पेक्ट्रोमीटर में फेंक दें तो कितनी पीक्स आएंगी, ये आपका होमवर्क हो गया, ये आपने नेक्स्ट क्लास से पहले, ठीक है जी। इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। जरा जितना काम किया है उससे रेलिवेंसी में जो क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास, उनको देखते हैं थोड़ा सा और फिर आगे बढ़ते हैं। Yes, topical। तो बेटा कुछ क्वेश्चंस के दिखा दें आपको जब तक हमने काम किया है। और देखें, जैसे ये क्वेश्चन है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है किसमें है, आप ये काम सारा बड़ा सिंपल सा है, और जैसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से तरीके से। इसमें मैंने कहा था एक पार्ट जो हमारे पास वही अभी चल रहा है, सारे का सारा तकरीबन इसमें मास स्पेक्ट्रोमीटर में आया है। इस तरीके से आप लोग जो है ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं कि विच स्पीशीज हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विदाउट न्यूट्रॉन। और इस तरीके से अब यहाँ पे एक चीज़ नहीं की है जिसकी इसके ऊपर हम ये भी करवा सकते हैं थोड़ा सा। ये जो क्वेश्चन आया आपके पास, ये मास स्पेक्ट्रोमीटर से रेलेवेंसी में क्वेश्चन जो मैंने करा था वो दिखाते हैं आपको। देखिए ये कह रहा है कि एलिमेंट का जो है आप क्या निकालें, रिलेटिव एटॉमिक मास निकालें। अब इसमें आपके पास 2 आइसोटोप्स हैं, एक 10 वाला एक 11 वाला। 10 वाले की अबंडेंस आपको दी हुई है कितनी है, एक। 11 वाले की अबंडेंस आपको दी हुई है कितनी है, 4। तो आपने कहा कि AR जो है आपका हो जाएगा, एक 10 वाला है और एक है 11 वाला। 10 वाले कितने पार्टिकल्स हैं, एक। 11 वाले कितने पार्टिकल्स हैं, 5। डिवाइड कर देंगे हम इसको 6 से। क्यों 6 से करेंगे, 5 पार्टिकल जो है एक ही है। और ये परसेंटेज होती है 100 से डिवाइड कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। सॉरी 5 नहीं है, ये 4 है। ये 4 पार्टिकल्स हैं और इस तरीके से आप इसको डिवाइड कर देंगे 5 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ये देखें सिंपल क्वेश्चन है, ये आप लोग कर सकते हैं बड़े आराम से। कुछ क्वेश्चन है वो भी नहीं कर सकते, और बाकी जो ग्रेजुअली इंशाल्लाह सारा सेट हो जाएगा। और क्वेश्चन आ गया ये वाला हमारे पास। अब इसमें फिर वो दोबारा पूछा होगा आपसे कि आप जो है कैलकुलेट रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। ये निकालना है आपके पास 3 आइसोटोप हैं, ये वाला ये वाला ये वाला। इसकी परसेंटेज चेक करना कितनी है, तो आपने कर दिया 64, एक हो गया 66 और एक हो गया 67। तो परसेंटेजेस हैं चुपचाप आपको पता है कि हमें भी लिखना नीचे। 64 वाले की परसेंटेज 40 है, 66 वाले की परसेंटेज जो है 30 है, एंड इस तरीके से 67 वाले की परसेंटेज भी 30 आ रही है।
सॉल्व करेंगे आंसर जो है इसको। ये क्वेश्चन है, इसमें भी आपसे कह रहा है कि रिलेटिव टाइम मार्क्स निकालें, तो आप जो है मेरे ख्याल में आपके लिए काफ़ी आसान है निकाल करना, और आप लोग आपसे निकाल सकते हैं। एक ये हो गया आपके पास, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। ठीक है, तो पहला हो जाएगा 94 इंटू 50, पहला हो जाएगा 90 इंटू 50, फिर प्लस कर देंगे, फिर आपको प्लस करना पड़ेगा 90 इंटू 10, 91 सॉरी इंटू 10। तीसरा नंबर जो आपके पास आ रहा है दैट इज 92 इंटू 20, एंड द लास्ट वन इज 94 इंटू 20। तो मैं कह रहा हूँ 90 है आपके पास, 91 है, 92 है, एंड 94, 93 मिसिंग है। सबके बीच में लगा देंगे आपको प्लस, और मल्टीप्लाई करना है इस कैप्चर करने के साथ। 90 को मल्टीप्लाई करना है आपको 50 से, 91 को मल्टीप्लाई करना है 10 से, 92 को 20 से, और इसको भी 20 से, और सब ऐड करके लिखेंगे तो 100 बन जाएगा वैसे भी परसेंटेज। इस तरीके से इन क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, और जो है हमारा जो है ये वाला टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया मास स्पेक्ट्रोमेट्री का। इसमें कुछ थ्योरी में क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे आपको, और जो है अब इसको हम क्लोज करते हैं। उसके बाद जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन स्टार्ट करेंगे। टेक केयर बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।